विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज। पिछले वीडियो में हमने जाना अहमदनगर के किले के बारे में और अब हम जानेंगे नेहरू जी के शब्दों में भारत के अतीत की झांकी। आइए लिए चलते हैं। जब नेहरू जी कहते हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा है। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखना था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व को की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? तो भारत के अतीत को जानने की नेहरू जी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब बात उन्होंने कही है कि हालांकि भारत उनमें रचा बसा है, फिर भी वो भारत को एक ऐसे व्यक्ति की तरह से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। उनका दृष्टिकोण एक आलोचक का है। वो भारत को इस तरह से समझना चाहते हैं जैसे वो पश्चिम से आए हों, जैसे पश्चिम का कोई व्यक्ति आकर भारत को पढ़ता। ठीक उसी तरह से नेहरू जी भारत को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। वो भारत के अतीत में बहुत सारी बुराइयां देखते हैं, लेकिन फिर वो इस बात को समझ पाते हैं कि भारत का अतीत बहुत सशक्त था और आलोचनाएं व्यर्थ हैं। अगर इतना सशक्त अतीत नहीं होता तो दूसरी सभ्यताओं की तरह भारत भी मिट गया होता। आइए नेहरू जी के शब्दों में एक आलोचक की तरह से पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
कि भारत को उस दृष्टिकोण से कितना समझने में सहायता मिलती है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहां एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? तो नन्हे मित्रों, नेहरू जी ये देखना चाहते हैं, या ये बात उनको आश्चर्यचकित कर रही है कि 5-6 हजार पुरानी सभ्यता, आप याद कीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वो सिंधु घाटी के दो सबसे पुराने और बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहां से शुरुआत हुई हमारी संस्कृति की और आज तक जिंदा है। वो दूसरी बात है कि समय समय पर इसमें परिवर्तन आते गए, और परिवर्तन आते गए तभी तो हम मिटे नहीं। इतनी पुरानी सभी सभ्यताएं मिट गई, लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नन्हे दोस्तों, नेहरू जी ये पाते हैं कि फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से बहुत निकट का संपर्क रहा सिंधु घाटी के लोगों का। याद कीजिए वो व्यापारिक संबंध, याद कीजिए लोथल का वो स्थान जहां पर जहाज रिपेयर करने का एक डॉकयार्ड भी मिला है। वही सब देखकर नेहरू जी भी हैरान हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में कि वो आगे भारत के अतीत को किस तरह से देखते हैं। मैंने भारत का इतिहास, उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे।
अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गई। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी और विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंड्स या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया या हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां, कबीले, काफिले और फौजें आती रही। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंधित न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो नन्हे दोस्तों, हमने देखा कि नेहरू जी उस विशाल धरोहर की बात कर रहे हैं। वे पहुंच जाते हैं, हिमालय से निकलने वाली उन सब नदियों के बारे में सोच रहे हैं। ब्रह्मपुत्र, जो कि पहाड़ों से निकलकर जब मैदानी भागों में पहुंचती है और भारत में प्रवेश करती है, वो ब्रह्मपुत्र, वो उस यमुना के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ अनगिनत कहानियां जुड़ी हैं। कान्हा की वो कहानी, यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, से लेकर कितनी कहानियां यमुना से जुड़ी हुई हैं। कान्हा जी के जन्म स्थान मथुरा से लेकर के इस नदी के इर्द गिर्द तो बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। फिर भी नेहरू जी कहते हैं कि सभी नदियों के बारे में सोचता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा गंगा के बारे में। वो गंगा जो भारत की शुरुआत से, तो नेहरू जी सोच रहे हैं इंडस नदी के बारे में, जिस नदी से हमारे देश का नाम पड़ा। वे सोच रहे हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में, वे सोच रहे हैं यमुना के बारे में, और वे सोच रहे हैं गंगा के बारे में। आप भी सोचिए, आप थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपने भी पढ़ लिया है कक्षा 6 में, और अब आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। इसके बाद एक बार और इस वीडियो को देखिए। अगले वीडियो में मैं
नेहरू जी के साथ आपको यात्रा पर उन सभी पुराने स्मारकों पर ले चलूँगा जहाँ नेहरू जी के साथ यात्रा करके हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल हम बने रहेंगे सभी नदियों के साथ, उत्तर भारत की सभी नदियों के साथ। एक बार और वीडियो को देखिए, मानचित्र पे जाके इंडस, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, यमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और सबसे बड़ी बात गंगा को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। और फिर अगले वीडियो में आगे यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।